नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होने वाले हैं। आपने ये बहुत नाम सुने होंगे, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं, ठीक है। इन सब में क्या अंतर है और यहाँ से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, इसलिए यह टॉपिक चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए और आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है, इसका क्या इतिहास है और क्या क्या इसकी कंडीशंस होती, क्या मानदंड होते हैं, सब कुछ आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी और पीसीएस में या अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और कथन कारण में या फिर कई कथनों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही रोचक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए और इसको नोट्स भी बना लीजिएगा, ताकि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न आए भविष्य में किसी परीक्षा में तो वो आप गलत करके बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो एक जो दो प्रश्न है ना, मतलब कि जो फुटकर टाइप के होते हैं, मतलब कि किसी टॉपिक से, जैसे ये टॉपिक है यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि ऐसे अगर हमने 10 टॉपिक को भी कवर कर लिया तो सोचो कि 10 या 15 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। यही होती है परीक्षा की रणनीति, ठीक है। बाकी जो बड़े बड़े टॉपिक वहां से तो आने ही आने हैं। बाकी हमने अगर छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर कर लिया, 10-15 टॉपिक को ऐसे मैंने कवर कर लिया और अगर वहां से एक एक प्रश्न भी हमको मिल गया तो सोचिए कि 10 प्रश्न हम प्लस में हो जाएंगे सीधे सीधे। और जिसने ये कवर नहीं किया होगा वो क्या होगा, 10 प्रश्न बैक चला जाएगा। तो आप तो सिलेक्शन से ऊपर पहले ही है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी रणनीति यही होती है कि छोटी छोटी चीजों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना हम बड़ी बड़ी चीजों पर देते हैं। यही होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। और अगर ऐसी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है तो निश्चित रूप से आपको प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी फेल होने से बचा सकता है, ठीक है। यानी कि 100% आप फेल नहीं होंगे, बल्कि 101% आप पास होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये मेरा अनुभव रहा है कि आप जो है ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर जरूर ध्यान दीजिए और हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, हम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में, ठीक है, सन 2002 में, 2000 नहीं, सन 2002 में भारत सरकार ने एक अवधारणा शुरू की थी और जो भी पीएसयू यानी कि जो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनको एक दर्जा देने का प्रयास किया था, एक प्रारंभ किया था। और वो दर्जा था कौन सा, मिनी रत्न का, ठीक है। और जो इसकी शुरुआत जब हुई थी 2002 में, तो उस समय 41 कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इनकी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि उनका तो टर्नओवर कितना होना चाहिए, शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए, कितना कारोबार होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस काफी सारी होती हैं। तो ये कंडीशन हम मिनी रत्न और नवरत्न के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस का कोई सवाल कभी नहीं पूछा गया है, इसलिए उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जो महारत्न कंपनियों के मानदंड हैं या कंडीशंस हैं, उन पर हम ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मिनी रत्न कंपनियों की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी और उस समय 41 कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में कुल मिलाकर के 73 मिनी रत्न कंपनियां आई, ठीक है। अभी हमको आपको ये बिल्कुल वर्तमान का रिसेंट का डेटा दे रहे हैं कि वर्तमान में जो मिनी रत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 73 है और इनको 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में, ठीक है। तो श्रेणी 1 में कितनी है, 61 है और श्रेणी 2 में कितनी है, 12 है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 73 ये जो कंपनियां हैं वो मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। इसके बाद जो इसे थोड़ा बड़ा दर्जा होता है वो नवरत्न कंपनियां होती हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई कंपनी जिसके पास मिनी रत्न का दर्जा हो, ठीक है, और वो कुछ और कंडीशंस फुलफिल करती हो, तो भारत सरकार उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे सकती है। और इसकी संकल्पना शुरुआत हुई थी 1997 में, ठीक है। और देखा जाए तो सबसे पहले नवरत्न कंपनियों की शुरुआत ही हुई थी, इसके बाद मिनी रत्न में एक दर्जा जोड़ दिया गया, ठीक। और वर्तमान में जो नवरत्न कंपनियां हैं वो है 14 यानी कि 14, अभी 16 थी हाल ही में, लेकिन इसमें से 2 कंपनियां महारत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए इनकी संख्या बची हुई है 14।
ठीक है, कंपनियां क्या हैं उनके नाम जानने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो महारत्न कंपनियां हैं उनके हम नाम जरूर जानेंगे। अब आप बात करते हैं महारत्न कंपनियों की, और महारत्न कंपनियों का जो दर्जा यानी कि इसकी अवधारणा प्रारंभ हुई थी वो वर्ष 2009 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी कि जो कंपनियां नवरत्न हैं और वो कुछ और कंडीशंस फुलफिल करती हैं तो उनको एक नया दर्जा दिया जाए और उस दर्जे का नाम होगा महारत्न कंपनियां। ठीक है, तो कौन कौन से इनको कैसे दर्जा मतलब दिया जाए और कैसे इनके मानदंड होने चाहिए, इन पर हम बात कर लेते हैं। तो ये 6 मानदंड हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तो होने चाहिए। ठीक है, साथ में 1-2 मानदंड और भी है माइनर, लेकिन ये प्रमुख हैं, ये होना चाहिए। पहला देखिए क्या है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि जो भी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त होना है या जो लेना चाहती है वो पहले से नवरत्न का दर्जा उसके पास प्राप्त हो, यानी कि नवरत्न कंपनी है उसी को महारत्न का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ सेबी के नियमों के अनुसार, जो भी के सेबी के नियम है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर बाजार से संबंधित है संस्था है भारत सरकार की, तो सेबी के नियमों के अनुसार यह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए भारतीय शेयर मार्केट में, भारतीय शेयर बाजार में ये सूचीबद्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। ठीक है, यानी जो इसका जो औसत वार्षिक टर्नओवर है वो पिछले 3 वर्षों में औसत 25,000 करोड़ रुपए से, यानी कि प्रत्येक साल 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या है, पिछले 3 वर्षों के दौरान और औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति इसकी 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति जो इसकी है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी कि 5,000 करोड़ रुपए औसत जो है शुद्ध लाभ इसके पास होना चाहिए। वो भी कब, टैक्स देने के बाद, कर अदायगी के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 5,000 करोड़, ये तीनों कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा कंपनी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय संचालन भी होना चाहिए, अर्थात इस कंपनी का कारोबार विदेश में भी होना चाहिए, यानी कि कंपनी विदेश में कारोबार भी करती हो, यानी कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान हो, तो ऐसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो ये 6 कंडीशन कम से कम यहाँ फुल होनी चाहिए, तब जाकर के किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या थी 8। ठीक है, लेकिन हाल ही में जो है 1-2 महीने पहले की बात कर रहा, आई थिंक दिसंबर जनवरी में, तो ये जो है 2 कंपनियां और इसमें ऐड हो गई हैं। 2 कंपनियों को और महारत्न का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए अब इनकी संख्या हो गई है 10। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ पर कथन कारण में प्रश्न पूछा जाता है कि महारत्न कंपनियों को किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3-4 पॉइंट दिए होते हैं, तो आपको बताना होता है कि 2-3 सही है, कि 1-2-3 सही है, कि 2-3-4 सही है, कि 3-4 सही है। ठीक है, इस प्रकार से कथन कारण वहां पर दिए होते हैं, तो वो आपको सही बताना होता है। इसलिए ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, यहाँ इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, जो मिनी रत्न और नवरत्न की कंडीशन है उनको जानने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां से कभी प्रश्न नहीं आता है, महारत्न से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और महारत्न कंपनियां अभी तक 8 थी। ठीक है, इनके नाम लोग देख लेते हैं। पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसको कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरी है भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, BPCL। तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL। चौथी है गेल इंडिया लिमिटेड, गेल GAIL, इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और 5वीं है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOC।
छठवीं है एनटीपीसी लिमिटेड, इसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सातवीं है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या नाम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आठवीं है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये 8 कंपनियां अभी तक थी, लेकिन 9वीं जुड़ गई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल। और 10वीं है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सी 2 कंपनी जुड़ी हैं तो पीजीसीआईएल और एचपीसीएल नहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि अब महाराष्ट्र में कंपनियां कितनी हैं तो अब 8 हैं। ठीक है, यानी वर्तमान में कितनी है, 8 है, सॉरी वर्तमान में कितनी है, 10 है, मिस्टेक हो गई, वर्तमान में कितनी है, 10 हो गई हैं और पहले कितनी थी, 8 थी। ठीक है, तो प्रश्न अब बिल्कुल प्रेजेंट का पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए कि वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, 10 हैं, पहले कितनी थी, 8 थी, 2 बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, 2 नई और जुड़ गई हैं, पीजीसीआईएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अगर इतना पढ़ लिया तो इस टॉपिक से आपका गारंटी के साथ किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, यानी कि 1 या 2 नंबर आपका यहां से 100% पक्का है। ठीक है, ऐसे ही हम आपके कम से कम 10-15 नंबर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक दे करके बढ़वा देंगे और आप देखेंगे कि अन्य लोगों की तुलना में आप प्लस में पहुंच जाएंगे। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके प्लस होंगे, बाकी जो करेंगे वो तो करेंगे ही, ये प्रश्न आपके अगर प्लस हो जाएंगे तो आपका प्री होने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान से सुन लो, खंड शिक्षा अधिकारी वालों, समीक्षा अधिकारी वालों और पीसीएस वालों, आपको क्वालिफाई करना है, कुछ भी हो जाए जी जान लगा देना है, जी तोड़ मेहनत करना है और प्री पास होकर दिखाना है। फिर मेंस की तैयारी हम आपकी अलग से करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।